निवेदिता हिंदी और विधिक कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। संविदा विधि सामान्य सिद्धांत विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 विषय की अगली कड़ी में मैं प्रश्न शुरू करूंगा। सभी अवैध करार शून्य हैं, किंतु सभी शून्य करार अवैध नहीं हैं। प्रत्येक अवैध करार शून्य होते हैं, लेकिन प्रत्येक शून्य करार अवैध नहीं होते हैं। मान लीजिए संविदा अधिनियम की धारा 23 में उन करारों का उल्लेख किया गया है जो अवैध है, जो विधि द्वारा निषिद्ध हो, जो विधि के उपबंधों को विफल कर देने वाला हो, कपटपूर्ण हो, शरीर या संपत्ति को क्षतिकारित करने वाला हो, या न्यायालय द्वारा अनैतिक या लोक नीति के विरुद्ध हो, अवैध करार माने गए हैं। शुरू से ही शून्य है, लेकिन शून्य करार अवैध नहीं होते हैं। ध्यान से समझना। ऐसे करार जो अवैध है शुरू से शून्य होते हैं, लेकिन शून्य करार अवैध नहीं होते। जिस समय किया था उस समय वैध था, लेकिन बाद में पश्चातवर्ती घटना के कारण शून्य हो गया। जैसे भारत और पाकिस्तान के नागरिकों के बीच में एक करार होता है। करार के समय इन्फोर्सेबल बाय लॉ संविदा के सभी तत्व हैं, लेकिन कालांतर में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ जाने के कारण वह करार अपरिवर्तनीय हो जाता है, शून्य हो जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अवैध करार शून्य होते हैं, जबकि शून्य करार सदैव अवैध नहीं होते हैं। इसी वीडियो की अगली कड़ी में मैं अगला प्रश्न लेना चाहूंगा कि संविदा करने के लिए कौन सक्षम है। भारत में अव्यस्क के करारों संबंधी विधि की विवेचना निर्णीत वादों की सहायता से कीजिए, या अव्यस्क के करार शुरू से ही शून्य होते हैं। माइनर्स एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो। ध्यान से समझना। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 में संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्ति कौन है? कॉम्पिटेंट, जो वयस्क है, मेजर है, जो स्वस्थचित है। दूसरे शब्दों में माइनर या अनसाउंड माइंड व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम नहीं है। अवयस्क या विकृतित व्यक्ति। और संविदा के हिसाब से वयस्क व्यक्ति वो है जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है तथा न्यायालय द्वारा नियुक्त संरक्षक होने की दशा में यह आयु 21 वर्ष है। अधिनियम की धारा 11 में संविदा करने के लिए सक्षम व्यक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। धारा 11 का मूल पाठ इस प्रकार है कि हर ऐसा व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो उस विधि के अनुसार जिसके वह अधीन है, वयस्क है, स्वस्थित है, किसी विधि द्वारा जिसके वो अध्ययन है, संविदा करने के लिए निरहित अयोग्य न हो। हम आगे बढ़ते हैं। अवयस्क द्वारा किया गया करार। आपने देखा कि संविदा के लिए पक्षकारों का वयस्क होना जरूरी है। इसका अभिप्राय यह है कि अवयस्क व्यक्ति द्वारा विधि मान्य संविदा नहीं की जा सकती। अवयस्क द्वारा की गई संविदा शुरू से ही शून्य है। ऐसी संविदा को विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं करवाया जा सकता। मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष के मामले में प्रश्न यह था कोर्ट के सामने कि माइनर के साथ किए गए करार की प्रकृति क्या है, शून्य है या शून्य करणीय। तो कोर्ट ने मौरी बीबी वर्सेस धर्मदास के मामले में निर्णय दिया कि माइनर के साथ किए गए करार की प्रकृति शुरू से ही शून्य है। दूसरे शब्दों में माइनर संविदा
नहीं कर सकता। इसी प्रकार से दूसरा दृष्टिकोण, अवयस्क द्वारा की गई संविदा का अनुसमर्थन, रेटिफिकेशन जो है नहीं किया जा सकता, अनुसमर्थन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अवयस्क व्यक्ति जो है संविदा शुरू से नहीं कर सकता, शून्य है। अतः ऐसी संविदा वयस्क होने के बाद भी अनुसमर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि वो अवयस्क है, संविदा कर ही नहीं सकता, उसके अधिकारों का सृजन ही नहीं हुआ है। तो वयस्क होने पर भी अव्यस्तता के दौरान में की गई संविदा का अनुसमर्थन नहीं कर सकता। इसी प्रकार से अवयस्क व्यक्ति के करारों पर स्टॉपल, रूल ऑफ स्टॉपल, विबंधन का नियम लागू नहीं होता है। विबंधन का सिद्धांत क्या कहता है कि आप अगर ध्यान से समझना कि अवयस्क व्यक्ति द्वारा किए गए करारों पर स्टॉपल का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यदि कोई अवयस्क व्यक्ति अपने आप को व्यस्क बताकर कोई संविदा या करार कर लेता है तो ऐसे करार या संविदा का प्रवर्तन नहीं करवाया जा सकता। झूठ बोलकर उसने संविदा कर ली और जिससे संविदा किया वो कह रहा है कि साहब मैंने तो ये झूठ बोला, मैंने तो जो है इसका प्लॉट था, मैंने निर्माण करवा लिया, मशीनें खरीद ली, कच्चा माल खरीद लिया, और बाद में पता चला ये तो माइनर है। अब इसने एग्रीमेंट किया इसके लिए, मेरे से कोर्ट में जरिए कोर्ट रजिस्टर्ड है, अब ये मना नहीं कर सकता। हाँ, वयस्क होता और वह व्यक्ति करार कर लेता तब तो स्टॉपल का सिद्धांत लागू हो सकता है, वो मुकर नहीं सकता। लेकिन अवयस्क है तो फिर स्टॉपल का सिद्धांत अवयस्क द्वारा किए गए करारों पर लागू नहीं होता है। इसी प्रकार से अवयस्क की विधिक आवश्यकता पर खर्च किए गए धन की वसूली, ध्यान से समझना, अवयस्क की विधिक आवश्यकताओं पर खर्च किए गए धन की वसूली। वैसे सेक्शन 68 में दिया गया है कि संविदा करने में अयोग्य व्यक्ति या इसके आश्रित व्यक्ति के जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला जो है ऐसा व्यक्ति उसकी संपत्ति से वसूल कर सकता है। अयोग्य व्यक्ति या माइनर जो है उत्तरदायी नहीं है। जैसे ख जो कि पागल है, जीवन में उसकी स्थिति के योग्य आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति क करता है तो ख की संपत्ति से पूर्ति पाने का हकदार है। अवयस्क की संपत्ति को उत्तरदायी बनाने के लिए दो बातें जरूरी है। ऐसी चीज प्रदान की गई है जो अवयस्क के जीवन स्तर के लिए परम आवश्यक है, जैसे रोटी है, कपड़ा है, आवास व्यवस्था है, पढ़ाई का खर्चा या दवाई का खर्चा आदि है। नंबर 2, ऐसी वस्तुएं उसके पास पहले से नहीं है तो अवयस्क की विधिक आवश्यकताओं पर खर्च करने वाला व्यक्ति जो है वह उसकी संपत्ति से अवयस्क व्यक्ति की संपदा से वसूल कर सकता है। इसी प्रकार से अवयस्क के लाभ के लिए की गई संविदा का प्रवर्तन, हमने देखा अब तक कि अवयस्क द्वारा किए गए करार शुरू से ही शून्य होते हैं। ऐसे करारों को विधि द्वारा लागू भी नहीं करवाया जा सकता, लेकिन इसका भी एक अपवाद है जहां अवयस्क व्यक्ति के लाभ के लिए संविदा आरंभ से शून्य नहीं होती है। ऐसी संविदा को लागू करवाया जा सकता है। आवश्यकता मात्र यह है कि अवयस्क द्वारा संविदा के अपने भाग का पालन कर दिया गया, यानी प्रतिफल दे दिया है, पैसे दे दिए हैं, अब सामने वाला व्यक्ति नट नहीं सकता, इनकार नहीं कर सकता। इस प्रकार कोई भी अवयस्क व्यक्ति अपने लिए संपत्ति खरीद सकता है, लाभ के लिए संविदा कर सकता है और बेचने वाले को संपत्ति अंतरित करने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन अवयस्क की संपत्ति का ना तो अंतरण किया जा सकता है और ना ही उसे संपत्ति अंतरित करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि अवयस्क व्यक्ति अंतरण करता तो नहीं हो सकता, लेकिन अंतरित ही
अवश्य हो सकता है। अतः हम निष्कर्ष के तौर पर यह कहते हैं कि एक अवयस्क व्यक्ति दूसरों को बाध्य तो कर सकता है, लेकिन स्वयं दूसरों द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता। ए माइनर बाइंड्स अदर्स बट इज नेवर बाउंड बाई अदर्स। भारतीय विधि और अंग्रेजी विधि में अंतर यह है कि भारतीय विधि में अवयस्क के साथ की गई संविदा आरंभतः शून्य वॉइड एबनिसियो माना जाता है, जबकि आंग्ल विधि में यह शून्य करणीय है। ऐसी संविदा अवयस्क की इच्छा पर शून्य करणीय यानी शून्य घोषित करवाई जा सकती है। इस प्रकार हमने देखा कि यदि संविदा अवयस्क के फायदे के लिए अथवा आवश्यकता की पूर्ति के लिए है तो वह उस पर बाइंडिंग होगी आदि आदि। तो हमने देखा अवयस्क जो है के करार आरंभ से ही शून्य होते हैं। अवयस्क जो है करार नहीं कर सकता। मौलिक बीबी वर्सेस धर्मोदास का मामला, अवयस्क व्यक्ति संविदा का वयस्क होने पर अनुमोदन भी नहीं कर सकता क्योंकि उसके अधिकारों का सृजन ही नहीं हुआ है। जब राइट्स ही क्रिएट नहीं हुए हैं तो लागू क्या करवाओगे। अवयस्क व्यक्ति के करारों पर स्टॉकहोल का नियम लागू नहीं होगा। इसी प्रकार से अवयस्क व्यक्ति की लीगल नेसेसिटी विधिक आवश्यकताओं पर खर्च किए गए धन की वसूली धन खर्च करने वाला व्यक्ति अवयस्क व्यक्ति की संपत्ति से वसूल कर सकता है और अवयस्क के लाभ के लिए संविदा लागू करवाई जा सकती है, क्योंकि एक अवयस्क व्यक्ति दूसरों को बाध्य कर सकता है लेकिन स्वयं दूसरों द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता। साथ ही आपने देखा कि भारतीय और अंग्रेजी विधि में अंतर। तो ये था आपका अवयस्क वाला प्रश्न। अगला प्रश्न, शून्य और शून्य करणीय संविदा क्या है। आप इसको अपने स्तर पर पढ़ लेना। मैं सीधा चलूंगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अर्ध संविदा क्या है, इसके आवश्यक लक्षणों की व्याख्या कीजिए। ध्यान से समझना। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 से लेकर 72 तक उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जहां पक्षकारों के बीच में संविदा न होते हुए भी उन्हें संविदा के समान लागू करवाया जा सकता है। वे परिस्थितियां जिन्हें संविदा न होते हुए भी संविदा के समान लागू किया जा सकता है, ऐसी संविदाओं को अर्ध संविदा, संविदा कल्प या क्वासी कॉन्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 68 से लेकर 72 तक उन संबंधों का वर्णन किया गया है। धारा 68 संविदा करने में निर्योग्य व्यक्तियों को आवश्यक वस्तुओं को प्रदान करने वाला, रोटी, कपड़ा, मकान, दवाई का खर्चा, शिक्षा का खर्चा देने वाला, धारा 68 के अंतर्गत जो है उसकी संपत्ति से प्राप्त कर सकता है। सरल शब्दों में अगर हम कहें कि यदि कोई व्यक्ति अवयस्क या पागल या जड़ व्यक्ति के पालन पोषण पर कोई धन खर्च करता है तो अवयस्क या पागल व्यक्ति की संपत्ति से उसकी प्रतिपूर्ति करने का हकदार है। इसी प्रकार से अन्य व्यक्ति द्वारा दे धन का संदाय, मान लीजिए आपका खेत है, मैं काश्तकार हूं, आपका खेत है, मैं काश्तकार हूं और सरकार का बकाया है, तहसीलदार पटवारी सहित जो है आपके खेत में जो है बकाया राजस्व वसूल करने के लिए आ गए, मालिक खेत में नहीं है, काश्तकार है। ऐसी स्थिति में वो फसल को कुर्ब करने लगे तो मैंने उसको बचाने के लिए, क्योंकि उसमें आधी फसल तो मेरी है, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मैं उस फसल को बचाने के लिए मालिक की ओर से बकाया जो धन था उसका संदाय कर दिया, भुगतान कर दिया। बाद में जब मालिक को पता चला, वो कह रहा है मैं तो नहीं दूंगा, तो धारा 69 के तहत संविदा न होते हुए भी ऐसे व्यक्ति से वसूल
किया जा सकता है, खेत वाला उदाहरण। इसी प्रकार से धारा 70 निःशुल्क न होने वाले कार्य से लाभ। धारा 70 के अनुसार जहां कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई बात या किसी चीज का परिधान अनुग्राहिकता यानी देता है और आशय यह है कि भाई आप इसको ध्यान से रखना। जैसे मैं कहीं किसी काम से जा रहा हूं, मेरे पास में 2 किलो रसगुल्ले और भुजिया है। रास्ते में आपका मकान है, मैंने कहा इतनी दूर ले जाऊंगा, वापस लाऊंगा, रसगुल्ले खराब हो जाएंगे। आप खड़े थे, मैंने रास्ते में आपको दिया कि आप प्लीज इसको अपने फ्रिज में रख लो, मैं वापस घंटे 1.5 घंटे में आ रहा हूं, ले लूंगा। वापस आया तो मैंने मांग की, तो रसगुल्ले भुजिए हो तो देवे साहब, वो तो बच्चों ने खा ली, तो पैसे दे दो कि नहीं दूंगा। तो निःशुल्क न होने वाले कार्य से लाभ प्राप्त करने वाला रसगुल्ले भुजिए खाएं तो भुगतान कर दो, नहीं कर रहा है तो संविदा न होते हुए भी बात दायर करके संविदा के समान वसूल किया जा सकता है। धारा 70। इसी प्रकार से धारा 71 माल पड़ा पाने वाले व्यक्ति का दायित्व। ध्यान से समझना। मान लीजिए हमारे एक चौधरी साहब है कुकना जी। कुकना जी की भैंस जो है ब्याने वाली थी और घूमती घूमती एक व्यक्ति के घर के आगे भैंस जो है ब्या गई। कुत्ते परेशान करने लगे तो ए ने उस भैंस को अपने घर में बांध लिया। अब पता किया लेकिन कोई मालिक आ ही नहीं रहा है। अब वो भैंस की सेवा कर रहा है, भैंस को खाना खिला रहा है, उसका जो हिसाब से जो चारा है वो दे रहा है, बछड़े का पालन भी कर रहा है। यूं करते करते 15 दिन बाद जो है कोकना जी घूमते घूमते है कि ये भैंस तो मेरी, एक ले जाओ और इसको 15 दिन रखने में जो खर्चा लगा है वो दे दो। गाय का खर्चा, आपने दूध भी तो पिया है, तो दूध अगर सारा उस बच्चे के लिए छोड़ देते तो उसकी तबीयत खराब हो जाती। अतः कोकना जी नट गए कि नहीं देता मैं। तो जिस व्यक्ति ने उस भैंस की देखरेख की है संविदा न होते हुए भी धारा 71 के अनुसार कोकना जी से प्राप्त कर सकता है, वो तो नट गए। इसी प्रकार से नंबर 5 भूल या प्रपीड़न के अधीन धन का संदाय। मान लीजिए ए और बी ने व्यापार के लिए सी से 10 लाख रुपए उधार लिए। एक दिन ए और बी आपस में बात कर रहे हैं कि 9,50,000 रुपए तो हमने चुका दिए, 9,50,000 हमने तो चुका दिए, अब 50,000 बाकी है, क्यों ना सी को दे दिए जाए। तो सवेरे ए देकर आ गया और शाम को बी भी देकर आ गया। सी ने ए के पैसे भी रख लिए और बी के भी पैसे रख लिए। देने से 50,000 पहुंच गए लाख, यानी 50,000 रुपए ज्यादा। अब कह रहा है सी कि मैं नहीं दूंगा। तो धारा 72 के अनुसार वो 50,000 रुपए संविदा न होते हुए भी संविदा के समान वाद दायर करके प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 68 से लेकर 72 तक जो है आपने उन परिस्थितियों का अध्ययन किया जहां एक व्यक्ति संविदा न होते हुए भी संविदा के समान लागू करवा सकता है। वे परिस्थितियां जहां संविदा न होते हुए भी जिन्हें संविदा के समान लागू करवाया जा सकता है, उन परिस्थितियों को हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या अर्ध संविदाएं कहते हैं। धारा 68 हमने देखा संविदा करने में निर्योग्य व्यक्ति, अवयस्क या पागल के आवश्यक वस्तुओं को प्रदाय करने वाला उसकी संपत्ति से वसूल कर सकता है। नंबर 2 अन्य व्यक्ति द्वारा दे धन का संदाय, खेत वाला उदाहरण। नंबर 3 निःशुल्क न होने वाले कार्य से लाभ, धारा 70।
रसगुल्ले गुजिया वाला उदाहरण, माल पड़ा पाने वाले का उत्तरदायित्व धारा 71, कोकणा जी की भैंस वाला उदाहरण, और भूल या उत्पीड़न के अधीन धन का संदाय। आपने पढ़ा भूल से या उत्पीड़न से 50,000 की जगह 1,00,000 रुपए दे दिए, 50,000 ज्यादा चले गए, वापस प्राप्त करने वाला उदाहरण। इस प्रकार उपरोक्त मामलों में पक्षकारों के बीच किसी प्रकार का करार नहीं होता है, लेकिन पक्षकारों के कार्य एवं आचरण से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उनके बीच में करार का उद्भव हुआ है तथा वे उसी प्रकार संविदा के प्रति आबद्ध हो जाते हैं। यही संविदा कल्प, गर्भित संविदा, आभासी संविदा, अर्ध संविदा, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। या आप निष्कर्ष में यूं भी लिख सकते हैं कि 68 से लेकर 72 तक उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जहां एक व्यक्ति संविदा न होते हुए भी संविदा के समान लागू करवाया जा सकता है। इसी क्रम में मैं अगले प्रश्न पर आऊंगा, ध्यान से सुनना। मेरा अगला प्रश्न है, संविदा भंग होने पर व्यथित पक्षकार को जो उपचार प्राप्त है उनका वर्णन कीजिए। क्या व्यथित पक्षकार को नुकसानी तब भी दिलाई जा सकती है जबकि उसे कुछ नुकसान न हुआ हो? संविदा भंग पर क्षतिपूर्ति निर्धारण संबंधी विधि की विवेचना कीजिए। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 73 में अनिर्धारित क्षतिपूर्ति, ध्यान से समझना, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस के बारे में वर्णन किया गया है। संविदा भंग होने पर अगर क्षतिपूर्ति की राशि पूर्व में निर्धारित नहीं है तो इस प्रश्न में आप निम्न आधारों पर इसे निश्चित कर सकते हैं। इसका मैं मैटर भी आपको ग्रुप में उपलब्ध करवाऊंगा, वास्तविक क्षतिपूर्ति। क्योंकि देखिए, पक्षकारों ने संविदा तो की लेकिन क्षतिपूर्ति की राशि तय नहीं की है। तो निम्न आधारों पर सेक्शन 73 में वो आधार दिए गए हैं जहां पर इसे निश्चित किया जाता है। वास्तविक क्षतिपूर्ति ऐसी हानि दिलवाई जाएगी जो संविदा भंग के परिणाम स्वरूप घटनाओं के सामान्य क्रम में स्वाभाविक रूप से होती है। दूसरे शब्दों में दोषी पक्षकार उस हानि का उत्तरदायी होगा जिसकी युक्ति युक्त पूर्वानुमान हो सकता है। जैसे अ ने ब को एक निश्चित तारीख को 500 रुपए में कपड़ा बेचने का वचन दिया लेकिन असफल रहा। ब वही कपड़ा उस तारीख को 600 रुपए में लेता है। यह ब को वास्तविक हानि 100 रुपए की होती है। अतः अ इस वास्तविक हरदाने के लिए उत्तरदायी है। विशेष क्षतिपूर्ति तभी मिलेगी जब संविदा करते समय पक्षकारों को यह जानकारी होती है कि विशेष परिस्थितियों में संविदा भंग के कारण विशेष हानि होने की संभावना है। हेडले बनाम बैक्सनडेल, हॉर्न बनाम मिडलैंड रेलवे कंपनी और सिम्पसन बनाम लंदन एंड नॉर्थ वेस्टर्न कंपनी का मामला आप पढ़ना कि विशेष क्षतिपूर्ति तभी मिलेगी जब संविदा करते समय पक्षकारों को यह जानकारी होती है कि विशेष परिस्थितियों में संविदा भंग के कारण विशेष हानि होने की संभावना है। जहां दूरस्थ और अप्रत्यक्ष हानि, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस, इसमें हरदाना नहीं मिलेगा। जहां एक व्यक्ति कार्य और कार्य से उत्पन्न परिणामों की प्री कैलकुलेशन कर सकता है, क्षति निकटस्थ है, उत्तरदायी है। लेकिन जिन कार्यों की हम कल्पना ही नहीं कर सकते, जिन कार्यों की हम कल्पना नहीं कर सकते, उनके लिए क्षतिपूर्ति जो है नहीं मिलेगी, हरजाना नहीं मिलेगा। और इसी प्रकार से आपने देखा अर्ध संविदाएं, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, इसमें धारा
त्योतर के सिद्धांतों के आधार पर ही निश्चित किया जाता है। आपने पढ़ा सेक्शन 68, 69, 70, 71 और 72। अगर कोई बात भंग हो गई है तो धारा 73 के अनुसार ये निश्चित किया जाएगा। जैसे रसगुल्ले भुजिए बच्चे खा गए, जितने के थे उतने पैसे वसूल किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से धारा 73 संविदा के मामले में क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित नहीं है। अनिर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि 73 के अनुसार कोर्ट तय करता है। तो कोर्ट जो है क्षतिपूर्ति निश्चित करते समय इस बात का ध्यान रखेगा कि क्या वादी के पास युक्तियुक्त साधन एवं अवसर था कि जिससे वो हानि को कम कर सकता था। जैसे मोहन ने छोटू मोटू जोशी से 10 तारीख को 80 किलो रसगुल्ले 5000 में खरीदने का अनुबंध किया। छोटू मोटू जोशी नहीं दे पाया 10 तारीख को, तो संविदा भंग होने पर मोहन जोधपुर से 7000 रुपए में रसगुल्ले लाता है, गाड़ी किराया करके गया, 2000 रुपए की हानि उठाता है। यह हर्जाना उसे नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़े ज्यादा कीमत पर रसगुल्ले उसे छोटू मोटू जोशी के पास वाली दुकान जो है लालजी होटल है, उसे बीकानेर में मिल सकते थे। अतः जोधपुर जाकर उसने हानि को बढ़ावा दिया है। तो अनिर्धारित क्षतिपूर्ति का सिद्धांत यह कहता है कि संविदा भंग होने पर यदि पक्षकारों ने हर्जाने की राशि को तय नहीं किया है, हर्जाने की राशि को तय नहीं किया है, तो सेक्शन 73 के आधार पर कोर्ट जो है निम्न आधारों पर क्षतिपूर्ति की राशि को तय करेगा। वास्तविक क्षतिपूर्ति दिलाएगा जितना नुकसान हुआ है। कपड़े वाला उदाहरण, विशेष क्षतिपूर्ति तभी मिलेगी जब संविदा भंग की स्थिति में विशेष कारण की पक्षकारों को जानकारी है। दूरस्थ और अप्रत्यक्ष हानि, रिमोटनेस ऑफ डैमेजेज में हर्जाना नहीं मिलेगा। अर्ध संविदाओं के मामले में भी वास्तव में कितना नुकसान हुआ है, वास्तविक क्षति धारा 73 के आधार पर निश्चित की जाएगी। और नंबर 5, पक्षकारों के बीच संविदा भंग होने पर क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित नहीं है, तो क्षतिपूर्ति निश्चित करते समय कोर्ट इस बात का ध्यान रखेगा कि क्या वादी के पास में युक्तियुक्त साधन एवं अवसर था कि जिससे वह हानि को कम कर सकता था। छोटू मोटू जोशी रसगुल्ले वाला उदाहरण आपने देखा। इसी क्रम में मैं अगले प्रश्न पर चलूंगा, जो ये है अगला प्रश्न मेरा कि परिनिर्धारित पहले से निर्धारित क्षतिपूर्ति और पेनल्टी यानी शास्ति से आप क्या समझते हैं, इन दोनों के बीच क्या अंतर है, भारतीय विधि इस अंतर को क्या स्वीकार करती है, आदि आदि। ध्यान से समझना। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 74 उन विशेष परिस्थितियों का वर्णन करती है जब पक्षकारों ने संविदा भंग होने की दशा में पहले से कोई धनराशि निश्चित कर रखी है। ऐसी स्थिति में पक्षकार निर्धारित राशि जो पक्षकारों ने तय की है तभी प्राप्त कर सकते हैं जब उन्हें संविदा भंग से वास्तविक क्षति होती है। अतः न्यायालय का यह स्वविवेक है कि वह हमेशा युक्तियुक्त क्षतिपूर्ति यानी वास्तविक हानि ही दिलवाएगा। इस प्रकार हम देखते हैं धारा 74 का विश्लेषण, जहां पक्षकारों ने संविदा भंग होने की दशा में कोई निर्धारित धनराशि या शर्त पेनल्टी के रूप में पहले से निश्चित कर रखी है, या निर्धारित धनराशि का अर्थ है उचित राशि या शास्ति का अर्थ है ऐसी धनराशि जो अत्यधिक एवं अनुचित है। यानी निर्धारित धनराशि या तो उचित राशि या अत्यधिक या अनुचित राशि है जो दंड के समान है। तो ऐसी स्थिति में भले ही पक्षकारों ने उचित है तो दिलाएगा, अनुचित है तो न्यायालय हमेशा अपने स्वविवेक से युक्तियुक्त प्रतिकारी देगा।
इस संदर्भ में युक्तियुक्त प्रतिकर का अर्थ है वास्तविक क्षति। अतः वादी मात्र निर्धारित करने से कोई राशि प्राप्त नहीं कर सकता, उसे वास्तविक हानि होनी चाहिए। ऐसी राशि जो न्यायालय देगा वह पूर्व निर्धारित राशि से ज्यादा नहीं हो सकती। इसी प्रकार से हम देखते हैं निर्धारित राशि और शास्ति में क्या अंतर है। पोजीशन इन ब्रिटेन, अंग्रेजी विधि में निर्धारित राशि और शास्ति में अंतर है। निर्धारित राशि अगर उचित है तो वास्तविक हानि न होने पर भी न्यायालय निर्धारित राशि दिलाता है। इसी प्रकार से जैसे डल्लप टायर कंपनी बनाम न्यू गैरेज मोटर कंपनी के मामले में वादी ने प्रतिवादी को टायर इस शर्त पर बेचे कि वह उन्हें सूची में निर्धारित कीमत से कम मूल्य में नहीं बेचेगा, यानी जो सूची दी गई है उससे कम मूल्य में नहीं बेचेगा। और यदि ऐसा किया तो 5 पाउंड की धनराशि निर्धारित की गई। कोर्ट ने इस राशि को उचित माना और वादी को वास्तविक क्षति नहीं होने पर भी निर्धारित राशि दिलवाई गई, क्योंकि अंग्रेजी विधि में निर्धारित राशि अगर उचित है तो वास्तविक हानि न होने पर भी न्यायालय निर्धारित राशि दिलाएगा। डल्लप टायर कंपनी बनाम न्यू गैरेज मोटर कंपनी। इसके विपरीत अगर शास्ति के रूप में धनराशि है तो ऐसी संविदा अमान्य होगी। फोर्ड मोटर कंपनी बनाम आर्मस्ट्रांग के मामले में यह बात कही गई। पोजीशन इन इंडिया, भारत में धारा 74 के विश्लेषण से स्पष्ट है कि भारत में पूर्व निर्धारित धनराशि या शास्ति के रूप में धनराशि में कोई अंतर नहीं माना गया है। अतः पक्षकारों द्वारा निर्धारित राशि का स्वरूप चाहे कैसा ही हो, न्यायालय हमेशा वास्तविक क्षतिपूर्ति ही देगा। इस प्रकार हमने देखा कि निर्धारित राशि और शास्ति में अंतर है। पोजीशन इन ब्रिटेन और पोजीशन इन इंडिया। इसी प्रकार से जमा धन राशि का जब्त किया जाना, कई बार पक्षकार संविदा की शर्तों का कठोरता से पालन करवाने के लिए पहले से ही धनराशि जमा करते हैं। ऐसी धनराशि जो है 2 प्रकार की है, अग्रिम धन या बयाना की रकम। इस पर सेक्शन 74 का सिद्धांत लागू नहीं होता है, यानी अग्रिम धन है और आप मुकर गए किसी कार्य को करने से तो अग्रिम धन को जब्त किया जा सकता है, क्योंकि 74 क्या कहता है, वास्तविक क्षतिपूर्ति दिलाई जाएगी। लेकिन अग्रिम धन बयाना की रकम पर जो राशि एक टोकन के रूप में होती है, इसे विक्रय मूल्य का अंग माना जाता है। जैसे आपने 20 लाख में प्लॉट लेना तय किया और 2 लाख सही दे दी, बाद में कहते हो कि मैं तो ये प्लॉट नहीं लूंगा, तो 2 लाख रुपए गए, स्याही खाई। लेकिन डिपॉजिट राशि, सिक्योरिटी राशि जो है, इस पर धारा 74 लागू होती है। दूसरे शब्दों में प्रतिभूति की राशि तब तक वास्तविक हानि नहीं हो, जब्त नहीं किया जा सकता। मौला बख्श बनाम भारत संघ के मामले में यह बात कही गई। इसी क्रम में मैं एक और प्रश्न जो है, एक छोटा सा प्रश्न और लेना चाहूंगा जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। असंभवता का सिद्धांत या नैराश्यता का सिद्धांत। ध्यान से समझना, असंभवता या नैराश्यता का सिद्धांत सेक्शन 56 डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। धारा 56 में यह दिया गया है कि ध्यान से समझना, असंभव कार्य को करने का करार शून्य है, इस कथन की उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ध्यान से समझना, बहुत ही सरल है। धारा 56 का विश्लेषण करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इसमें निम्न सिद्धांत स्पष्ट होते हैं। नंबर 1, धारा 56 में आपको लिखना है कि किसी भी असंभव कार्य को करने के लिए किया गया करार शून्य होता है। यह करार की आरंभिक असंभवता है। यह करार की आरंभिक असंभवता के बारे में बताता है। जैसे जादू से खजाने का पता लगाने का करार, आप कर ही नहीं सकते असंभव कार्य। रविवार को कैसे आप शनिवार में कन्वर्ट कर सकते हैं?
आप कैसे एक दिन में फसल उगाकर उसका जो है काट कर जो है बोरियां भर सकते हैं? आप कैसे आसमान से तारे तोड़कर ला सकते हैं? किसी असंभव कार्य को करने के लिए आप कर ही नहीं सकते। करार शून्य है। तथा नंबर 2, जब करार करने के बाद में अगर संविदा का पालन किया जाना असंभव हो जाता है या अवैध हो जाए, इसमें करार करते समय पक्षकारों को मालूम नहीं होता है कि बाद में वचन का पालन असंभव अथवा अवैध हो जाएगा, तथा इस प्रकार संविदा का पालन पक्षकारों के नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, तो ऐसे करार भी शून्य होते हैं। इस प्रकार की स्थिति जब करार किया था तब तो सही थी, लेकिन पश्चातवर्ती असंभवता कहलाती है और यही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तथा इसे तकनीकी भाषा में आकस्मिक असंभवता का सिद्धांत या कभी कभी निराश्यता का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी कहते हैं। जैसे अ तथा ब आपस में विवाह करने की संविदा करते हैं। विवाह से पूर्व ब पागल हो गया, संविदा शून्य हो जाएगी। अब से बोतल खरीदने, अब से 1000 बोतल शराब खरीदने की संविदा करता है, जिसे 15 अगस्त को सौंपना है या 15 नवंबर को सौंपना है। इस तारीख तक शराबबंदी लागू हो गई तो संविदा शून्य हो गई। पश्चातवर्ती असंभवता, अगर एक पक्षकार जानता था या उसके पास में जानने के साधन थे कि किया जाने वाला करार असंभव है या अवैध है, और दूसरा पक्षकार इस तथ्य को नहीं जानता, तो ऐसी दशा में दूसरा पक्षकार वाद दायर करके पहले पक्षकार से वचन भंग के लिए कंपनसेशन ले सकता है। जैसे आज जो पहले से विवाहित है और ब नामक लड़की से विवाह करने की संविदा करता है, क्योंकि हिंदू विधि में द्विविवाह अवैध है, अतः ब चाहे तो अ से वचन भंग के लिए प्रतिकर ले सकती है। आप इस प्रश्न में ट्रेल बनाम हेनरी आदि आदि विशेष मामला जो है आप इसमें देखना। असंभवता के विशेष आधार, विषय वस्तु ही नष्ट हो गई। हेलर बनाम कैंडवाल में थिएटर के संगीत समारोह के लिए किराए पर देने का वचन थिएटर में आग लग जाने, नष्ट हो जाने के कारण असंभव हो गया। परिस्थितियों में परिवर्तन, अपेक्षित घटना का न घटना। क्रेन बनाम हेनरी, क्रेन बनाम हेनरी, राजा के राज्यारोहण के लिए वादी ने जो है मकान किराए पर लिया ताकि राज्याभिषेक का जुलूस देखने के लिए, और बाद में राजा बीमार हो जाने से जुलूस स्थगित कर दिया। अपेक्षित घटना का न घटना, निराशा। सरकारी और वैधानिक हस्तक्षेप, सत्यव्रत घोष बनाव, मगनी राम बागड़ का मामला, युद्ध का हस्तक्षेप, पट्टे की संविदा आदि आदि जो है असंभवता के विशेष आधार है। अतः मैं ये निवेदन करना चाहूंगा कि आपको जिन महत्वपूर्ण प्रश्नों के वीडियो दिए गए हैं, आप उन प्रश्नों पर विशेष रूप से अपना ध्यान रखिएगा। और मैं चलते चलते एक और छोटा सा प्रश्न करवाकर अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि आगामी परीक्षाओं के लिए, विषयों की परीक्षाओं के लिए इस चैनल को आप लाभान्वित होने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। मैं इन शॉर्ट में चलते चलते प्रस्ताव की परिभाषा और उसके आवश्यक तत्व, प्रस्ताव और प्रस्ताव के आमंत्रण में क्या अंतर है, तो इसकी परिभाषा संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2 क में प्रस्ताव यानी प्रस्थापना की परिभाषा दी गई है। प्रस्ताव से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा किसी करार का एक पक्षकार बनने की इच्छा अभिव्यक्त करना है। प्रस्थापना यानी ऑफर, प्रस्ताव किसी कार्य को करने या न करने का वचन है। इसके आवश्यक तत्व 2 पक्षकार होना, पक्षकार का किसी कार्य को करने या न करने का होना, प्रस्ताव का उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति की अनुमति प्राप्त करने का होना,
प्रस्ताव निश्चित होना चाहिए, प्रस्ताव विधिक दायित्व उत्पन्न करने वाला होना चाहिए, प्रस्ताव का संसूचित कम्युनिकेट किया जाना जरूरी है और शर्तें जो है स्पष्ट होना, पठनीय होना जरूरी है। प्रस्ताव सामान्य या विशेष भी हो सकता है। ये था प्रस्ताव जो है उसके आवश्यक तत्व। प्रस्ताव और प्रस्ताव के आमंत्रण में अंतर है। प्रस्ताव से अभिप्राय एक व्यक्ति द्वारा किसी कार्य को करने या ना करने की दूसरे व्यक्ति से प्रस्तावना ऑफर करना, जिस पर वह व्यक्ति अपनी अनुमति प्रदान करे। इस प्रकार प्रस्ताव में एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के समक्ष किसी कार्य को करने या ना करने का ऑफर रखा जाता है, जबकि प्रस्ताव के आमंत्रण में किसी कार्य को करने या ना करने की अंतिम इच्छा व्यक्त नहीं की जाती है। इसमें मात्र एक दूसरे को सूचनाएं और जानकारी प्राप्त होती है। जैसे एक व्यक्ति सब्जी का गाड़ा लेकर जा रहा है, आलू है, गोभी है, मटर है, लाल टमाटर है, दाना है, मिर्ची है, अदरक है, ये प्रस्ताव का आमंत्रण है। नीलामी का विज्ञापन प्रस्ताव का आमंत्रण है। इसी प्रकार से टेंडर का विज्ञापन प्रस्ताव का आमंत्रण है। प्रतिष्ठान पर प्रदर्शित माल के भावों की सूची, बादाम के इतने, काजू कतली के ये भाव है, बादाम कतली के ये भाव है, जलेबी लड्डू के ये भाव है, ये प्रस्ताव का आमंत्रण है। और कंपनी का प्रॉस्पेक्टस जो है आदि आदि प्रस्ताव का आमंत्रण है। इसी क्रम में स्वीकृति की परिभाषा, आवश्यक तत्व। स्वीकृति क्या है? संविदा अधिनियम 1872 की धारा 2ख में स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। बस 3-4 मिनट और। स्वीकृति का मतलब है, ध्यान से समझना, स्वीकृति का मतलब है जो ऑफर किया गया है, जो ऑफर किया गया है, जब वह व्यक्ति जिससे ऑफर किया गया है उसके प्रति अनुमति संज्ञापित करना, तब वह प्रस्तावना प्रतिग्रहित हुई कही जाती है। कि ऑफर को अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो ऐसी स्थिति में प्रपोजल यदि एक्सेप्ट हो जाए तो वह स्वीकृति का रूप ले लेता है। इसी प्रकार से ध्यान से समझना कि प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही महत्व है जो बारूद से भरी गाड़ी के लिए दिया सलाई का। आगे और बढ़ेंगे। आवश्यक तत्व स्वीकृति का शर्त रहित होना, स्वीकृति दाता को प्रस्ताव का ज्ञान होना कि क्या किस बात के लिए मैं स्वीकृति दे रहा हूं। स्वीकृति का विहित प्रक्रिया में, मान लीजिए कोई टेंडर है, ईमेल कर दीजिए या बाई डाक जो है आप भेज दीजिए, तो विहित रीति में किया जाना चाहिए। स्वीकृति शब्दों या आचरण द्वारा भी हो सकती है। आपको ये लेना है, हाँ दे दीजिए, या कह रहे हैं या, यानी इसका मतलब हाँ यानी नहीं। इसी प्रकार से स्वीकृति जो है उसका सूचित किया जाना, कम्युनिकेट जरूरी है। स्वीकृति का प्रस्ताव के अस्तित्व में रहने के दौरान किया जाना। ले लीजिए बाबूजी अगरबत्ती, 50 रुपए में अगरबत्ती, 50 रुपए में अगरबत्ती, आपने सामने देखा ही नहीं। अब वही व्यक्ति पास में बैठा व्यक्ति से कह रहे हैं 30 रुपए में ले लो, 30 रुपए में। अब आप कह रहे हो कि मेरे को देते 30 रुपए में, आपका टाइम गया। प्रस्ताव के लिए स्वीकृति का वही महत्व है जो बारूद की गाड़ी के लिए जलती हुई दिया सलाई का। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। स्वीकृति से पूर्व प्रस्ताव को कभी भी वापस लिया जा सकता है। इसकी स्थिति ठीक वैसी है जैसे बारूद भरी गाड़ी को जलती हुई दिया सलाई की। जलती हुई दिया सलाई के बारूद से स्पर्श होने से पूर्व बारूद को विस्फोट से बचाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही स्पर्श कर गया धमाका होगा, विस्फोट से बचाया नहीं जा सकता। इस प्रकार प्रस्ताव को अगर आपने स्वीकृत कर लिया है तो प्रस्ताव को वापस नहीं लौटाया जा सकता। ठीक वैसे ही जैसे दिया सलाई लगने से पूर्व तो आप धमाका होने से रोक सकते थे, लेकिन जैसे ही जलती हुई दिया सलाई ने बारूद को छुआ, विस्फोट से नहीं बचाया जा सकता। जैसे ही आपने ऑफर को एक्सेप्टेंस कर लिया, स्वीकृत कर लिया है, नहीं रोका जा सकता। तो मैंने बहुत कम समय में सारगर्भित तरीके से महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने का प्रयास किया है। मैं
परमात्मा से आशा करता हूं, मालिक से, कि महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आप पढ़कर कम समय में अपने उद्देश्यों को प्राप्त करें। इसी धन्यवाद के साथ मैं आप सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। निवेदन इतना ही करना चाहूँगा, आगामी पेपर अन्य विषयों के लिए इस चैनल को निवेदिता हिंदी एंड लीगल क्लासेज को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।